कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री आपके लिए पढ़नी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। खासकर इनके लिए भी जो कि आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जैसे क्लास 10वीं 12वीं के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है और एक नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हिस्ट्री आपके आपका प्रेजेंट तक आपका तय करती है। आपके पास्ट में जो हुआ है उसका रिएक्शन आप काफ़ी ज़्यादा देखते होगे आज आपके प्रेजेंट सिनेरियो में होता रहता है। आपके देखना होगा आपने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, ये आपका पुराना सिनेरियो था मगर आज भी कंटिन्यू है। आज भी वो लड़ाई कंटिन्यू है। हमारे पास्ट की बहुत सारी जो मिस्टेक हमने की थी वो आज भी कंटिन्यू है। तो हिस्ट्री पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें ह्यूमंस का नेचर पता चलता है कि ह्यूमंस की पर्सनल जो नीड रही है वो हमेशा से कैसे रही है। और अल्टीमेटली ह्यूमन भले ही इवॉल्व हो गए हैं मगर ह्यूमन की जो पर्सनल जो नीड है और जो उनका दिमागी कंडीशन है वो आज भी कुछ हद तक वैसा ही है। कुछ हद तक सर्टेन कम्युनिटी जो है इवॉल्व हो गई है, अच्छे से अच्छा सा दिमाग उनका इवॉल्व हो गया है, उनका सोचने का नज़रिया अच्छा हो गया है। बाकी सर्टेन कम्युनिटी ऐसी ही है जो पिछड़ी हुई आज भी जी रही है। ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ने का कंडीशन हमारा इस वे का नहीं होना चाहिए कि हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे और किसी के साइड में हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें एक पक्ष से नफरत नहीं करनी है और एक पक्ष से प्यार नहीं करना। हमें समान भाव से हिस्ट्री को देखना है। इस तरह से हमें देखना है कि हम एक 3 तल्ले माले पे खड़े हैं और हम जो है नीचे लोगों को देख रहे हैं कि उस जमाने की हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर से देख रहे हैं तो हमारे लिए कोई भी बंदा ऊपर या नीचे नहीं हो जाता, हमारे लिए सब नीचे हैं। तो हमें क्या है, हमको सबको समान ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा काफ़ी इवॉल्व रहे हों, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हों, बट हम हिस्ट्री पढ़ना है तो हमें उनसे सीखना है। हमने उनकी गलतियों से भी सीखना है, उनकी अच्छाइयों से भी सीखना है। उनकी गलतियों से ये सीखना है कि हमें वो गलतियां नहीं करनी है, उनकी अच्छाइयों से ये सीखना है कि हमें उन अच्छाइयों को दोहराना है। ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ने का ये जरिया होगा और हम किसी की साइड नहीं लेने वाले हैं क्योंकि हर राजा ने, हर एक जात प्रथा ने अपने अपने कंडीशन के हिसाब से अपना एक इतिहास में योगदान दिया है। ठीक है। तो उस योगदानों को हम पढ़ेंगे और किसी भी राजा के हम फैन नहीं बनेंगे क्योंकि अल्टीमेटली सब लोगों ने अपनी फायदे के लिए लड़ाई लड़ी थी, ना कि इतिहास बनाने के लिए लड़ाई लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। अपने एक और हाँ, वो जमाने के जो लोग थे, जो भी लोग कहते हैं कि वो ऐसा कत्ल मार करके बना था, वो ऐसे बना था, वो ऐसे बना था, तो एक बात जान लो, उस जमाने में राजा बनने का जो तरीका था वो कत्ल मार बनने का ही था। कत्ल मार करके ही आप राजा बन सकते थे। अगर एक नॉर्मल पीपल अगर वो राजा बनने की सोचता तो साफ कर दिया जाता है ऐसे। ठीक है। तो एक नॉर्मल इंसान, जैसे आज एक नॉर्मल इंसान एक कैंडिडेट है, खड़ा हो जाता है, जीत जाता है, वो जो है बड़े लेवल तक जा सकता है। जैसे मोदी जी है, मोदी जी चाय वाले से आज प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो उस जमाने में ऐसा पॉसिबल नहीं था। उस जमाने में आपको कत्ल मार करना आपके लिए मैंडेटरी था। आज के ज़माने के लिए आपको टैलेंट होना चाहिए, पीपल आपसे प्यार करने चाहिए, तब आप जाके आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा आगे जा सकते हो। उस ज़माने में प्यार करने वाला कोई सिनेरियो नहीं था। आपसे जनता प्यार करे चाहे जो करे, अगर आप बाहुबली हो, आपके अंदर पावर है तो आप राजा बनोगे। तो कोई भी राजा ऐसे ही बनता था उस जमाने में। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपनी प्रेजेंट सिनेरियो में कि हम हिस्ट्री को कैसे कवर करने पड़े। तो हम आज की बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री से, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से अपना इवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में ट्रांजिशन हुआ है, हिंदुइज्म से आपका मुस्लिम में आया है, उसके बाद मेडिवल के बाद जब अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेज और मुगलों के बीच में लड़ाई हुई है, फिर अंग्रेजों के हाथ में तख्ता गया है और तख्ता अंग्रेजों से हमने छीन कर फिर 1947 के बाद हमने अपने हाथों में लिया है। तो ये हमारा सिनेरियो रहा है इतिहास का। तो आज हम एंशियंट से शुरू करने वाले हैं और एंशियंट में इवोल्यूशन से लेके कैसे आपका ट्रांजिशन हुआ है मुस्लिम पीरियड में, आज यहाँ तक की कहानी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है। बहुत शानदार हिस्ट्री रहेगी, मज़ा आएगा आप लोगों को और आप एकदम से आप चौकीन हो जाओगे कि हमारी हिस्ट्री इस लेवल की भी रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ह्यूमन का जो इवोल्यूशन माना जाता है वो आपका माना जाता है अफ्रीका से। अफ्रीका में आपका ह्यूमन इवॉल्व हुआ और पूरे फिर पूरे पूरे आपके पूरा क्या हुआ, पूरे विश्व में गया। अफ्रीका में एक सबसे पुरानी जात के जो हमारा जो एंसेस्टर है, हमारा पूर्वज है, पाया गया था। और फिर वहाँ से हम लोगों ने आज ये जो प्रेजेंट ह्यूमन आपको दिख रहा है, इस तरह का आपका ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है। आपका पहले क्या था ना, बंदरों वाला सिचुएशन था। हम लोग बंदर हुआ करते थे, आपको स्क्रीन पे इमेज दिख जाएगी। हम बंदर हुआ करते थे, आपको बंदर से फिर हम जो है आज आप 2 पैरों पे चलने लगे हैं, अच्छे खासे, हमारी जॉ लाइन अच्छी है, आज हमारे पास हाथ पैर है। ये सब हमारे पास कैसे आया है, एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी लाखों सालों के अरसे की मेहनत के बाद, चल चल के उसके मेहनत करने के बाद, उछल कूद करने के बाद हमारा ये ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है। तो हम उस ट्रांजिशन को पढ़ने वाले हैं।
तो हमारा जो सबसे पुराना जो आपका एंसेस्टर हुआ करता था आज से लाखों साल पहले का, देखो एंशंट हिस्ट्री में आपका एज के बारे में, जो कि आपका समय के बारे में, इसको किसी को सटीक आइडिया नहीं है, क्योंकि कहीं पे आपका 5 लाख साल कहा जाता है, कहीं पे आप 20 लाख, कहीं पे आपका बहुत साल पहले की बात है, तो कहीं पे 50 साल लिखा होगा, तो 50 लाख साल पहले। तो हर एक जगह में कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है। स्केलेटन आपके जैसे मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग हुई है, आपका उसी से पता चला है। कोई हमारे पास एक ऐसा रिटन सोर्स नहीं मिला है लिखा हुआ कि हमें पता चल सके कि इस टाइम की बात है। तो उस जमाने की जो हिस्ट्री हमें पता लगी है, वो कैसे पता लगी है, हमें खोद के पता लगी है। खोद के पता लगाने का मतलब ये है कि हमें उस जमाने की सटीक जानकारी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं ह्यूमन की एवोल्यूशन से, तो ह्यूमन का एवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ। हमारा एंसेस्टर था पहला आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने एक अच्छी चीज की खोज की थी, और वो थी बाइपेडलिज्म। बाइपेडलिज्म, जैसे आज हम दो पैरों से चलते हैं, आज हमारा हाथ फ्री है, हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, अपना हाथ से भी काम कर सकते हैं, पैर से चल सकते हैं। तो ये खोज हमारे जो की थी, हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने की थी। क्या हुआ कि पहले क्या थी ना, पहले हमारे पास जो ह्यूमन का जो जरिया हुआ करता था, वो पहले फूड गैदरर हुआ करता था, जो कि मतलब कि फूड गैदरर मतलब पेड़ों से एक पेड़ पे कूदता था और वहां से जो है फल ले लेता था, और वो आपके एक पेड़ से दूसरे डाल पे कूदता था, वहां से फल ले लेता था, खाता था। ऐसे करके नीचे वो ज़्यादातर नहीं उतरता था, उसका ज़्यादातर जो रहन सहन होता था वो पेड़ों पर ही रहता था। क्यों? क्योंकि नीचे उसे उतरने में खतरा था कि शेर आएगा, बहुत सारे जानवर आएंगे, उसे खा डालेंगे। तो इससे बढ़िया कि आराम से पेड़ों पर टंगे रहो, आराम से इंजॉय करो पेड़ पर बैठ के, अपना नैन बसेरा स्कूल वहां से करो पेड़ों पर बैठ के, आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। इस तरह का सिनेरियो हुआ करता था। मगर क्या हुआ, जैसे जैसे पेड़ कम हुए और ग्रासलैंड बढ़ी, पेड़ों के बीच में डिस्टेंस बढ़ी और काफ़ी ज़्यादा ग्रासलैंड्स हो गई, तो अब क्या था ना, उछलना कूदना पेड़ों से एक पेड़ पर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। मोगली टाइप में जो आपने देखा ना, मोगली इधर से उधर जाता है, तो वो बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब ये कैसे हो पाता, अब ये हुआ कैसे कि अब ग्रासलैंड सी बड़े बड़े जो प्लेसेस थे उसमें घास उगाई थी। तो अब क्या था, अब उसको ज़मीन पर आना था, और ज़मीन पे आने के लिए उससे तेज भी भागना था और आगे भी देखना था, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आगे नहीं देखेगा तो आगे तो जानवर है भाई, अगर खा गया उसे तो उसका तो भाई राम नाम सत्य हो जाएगा ना। तो तो उससे ये अपने आप को बचाना भी था। तो उससे आपको बचाना कैसे था, तो उसको क्या है, अपने तेज को स्पीड भी बढ़ाना था और चलना भी था। तो वो उचकने लगा, धीरे धीरे उचकने लगा, धीरे धीरे उचकने लगा। दिखता था आगे आगे कोई हाथ नहीं रहा, आगे कोई हाथ नहीं रहा, नहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा, कहीं देखूँ तो उचकने से क्या हुआ, उसको दो हाथ जो है फ्री हुआ। और जब ये दो हाथ फ्री हुआ तो ये अब पैरों से चलने लगा, तो उसकी इस पैरों से चलने लगा। अब उसकी एनर्जी कम लगी, मगर एक बात याद रखो, दो पैरों से चलने में क्या है ना कि आपकी एनर्जी ज़्यादा आती है। अब चार पैरों से चल रहा था तो चारों पे एनर्जी डिवाइड हो जाती थी, चारों पे एनर्जी हो जाती थी। अब दो पैरों में, अब दो ये पैरों पे एनर्जी लग रही है, तो अब थोड़ा सा चलने की स्पीड उसकी एक दफ़ा धीमे हो गई। आप देखते हो कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, क्योंकि वो चार पैरों से चलता है, हम आप क्या है ना दो पैरों से चलते हैं। तो एनर्जी, मगर हाँ एनर्जी कम लग रही थी, बट क्या था, दौड़ ज़्यादा पा रहा था, ऐसे ऐसे करके अब दौड़ ज़्यादा पा रहा था, अब दौड़ पा रहा था और आगे देख भी पा रहा था। और ये एक बात याद रखना, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था, ये लाखों साल का पीरियड लगा था ऐसे उसे दो पैरों से चलने के लिए। अब दो पैरों से तो चलने तो लगा, अब नीचे जो मिलता खाता था, बढ़िया बढ़िया आओ ये ले लेता था, फल खा लेता था, कहीं गिरा रहता कुछ भी खा लेता था। फिर धीरे धीरे क्या लगा कि ऐसा करता हूँ मैं, ये इन जानवरों को तो भी मार के खा सकता हूँ। ऐसा तो मैं कहीं रूल लिखा है क्या कि मैं जानवरों को नहीं खा सकता, जब ये मुझे खा सकते तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो उसने ये सोच का इजाद किया। तो अब सोचा कि ये तो साले इनके दांत नोकीले होते हैं, मेरे तो दांत भी इतने नोकीले नहीं है, ये तो झपट्टा भी बहुत तेज मारते हैं, मैं कैसे मारूंगा। तो इसने क्या सोचा, कैसे करूं। तो एक जानवर इसे दौड़ा लिया, दौड़ाते दौड़ते गए, एक पत्थर पड़ा था, उसे फेंक के मारा, तो वो जानवर डर के मारा भाग गया। तो इसको लगा कि अगर मैं इस जानवर को इससे मार के भगा सकता हूँ, तो क्या मैं इसको जो है, क्या मैं इस पत्थर से एक अच्छे पत्थर को तोड़ के हथियार बना लूँ, तो क्या मैं इसको मार सकता हूँ। तो सोचा हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होगा। तो अब उसने एक नया हमारा एंसेस्टर आया और जो ये खोज किया, और वो हथियार बनाया पत्थर के, और पत्थर के हथियार बनाया। अब पत्थर से जानवरों को हथियार बना के मारना। और याद रखें ये पहले बार में एकदम सटीक अच्छे वाले हथियार नहीं बनाया, थोड़ा पत्थर था, ऐसे थे, एक पत्थर से मारा, थोड़े कट गए, थोड़े नुकीले हो गए, उससे मार के मर जाता था जानवर और खा लेता था उसे।
तो धीरे धीरे थोड़ा सा दिमाग अब थोड़ा सा क्या हुआ, विकसित हुआ, क्योंकि आपका नॉनवेज जब आप खाओगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग का, ब्रेन का शक्ति थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, और जब इम्प्रूव होने लगता है तो धीरे धीरे उसका इम्प्रूव, मगर क्या था ना, अभी वो पौष्टिक भोजन नहीं खा रहा था। तो अब हमारे आता है हमारा तीसरा पूर्वज, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने आग की खोज की, आग की खोज की। पहले क्या था ना, पहले क्या था, जब वो पेड़ों से पेड़ों पे कूदता था, फिर आया इसमें जमीन पे आया तो उसने हथियार बना लिए। अब क्या था ना, उसने देखा था कई बार ना आग लग जाती थी पेड़ों पे, बिजली कड़कती थी, आग लग जाती थी, आग लग जाती थी, पेड़ तहस नहस हो जाते थे, और कई बार बहुत सारे जानवर भी मर जाते थे, और कई बार कुछ साले अपने पूर्वजों को भी मारते उसने देख लिया था। तो उसकी रूह कहाँ गई थी कि ये तो बहुत शक्तिशाली चीज़ है यार, ये तो बहुत शक्तिशाली है, इससे मुझे बच के रहना है। और वो देखता था कि ये बुझती कैसे है, बुझती है पानी, पानी जब पड़ता है तो ये बुझ भी जाती है। और मगर ये है कि ये जब होती है तो पूरे सब में डर का माहौल होता है। तो उससे लगता था, उसे उस जमाने का न्यूक्लियर बॉम्ब लगता था वो आग आग वाला सिनेरियो, उस जमाने की न्यूक्लियर बॉम्ब थी इसके लिए। ये जैसे आज के ज़माने में न्यूक्लियर बॉम्ब से सब लोग डरते हैं, सारे देश डरते हैं, उसी तरह वो एक ऐसा उस जमाने का सिनेरियो था। तो उसे लगा मैं इसकी खोज कर लेता हूँ, मेरे लिए तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा यार। तो कैसे करके उसने तो पत्थर से लगा, सोचा अब मैं चिंगारी, अब मैं ह्यूमन के एक इतिहास में इतिहास रखूँगा। ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, और कैसे भी करके उसने क्या किया, आग की खोज करी ली। हमारा होमो इरेक्टस ने आग की खोज करी, और अब आग की खोज कर लिया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे। अब बोला अब मैं तो भाई, मेरा दिमाग विकसित हो गया, मैं हाथ पैर से फ्री भी हो चुका हूँ, अपने पास हथियार भी है, अपने पास आग भी है। अब आते हैं भाई, खाना क्या करता है, अब खाना पकाते हैं अच्छे से। अब खाना पकाना स्टार्ट किया, कुकिंग का अच्छे से। अब क्या था ना, जानवर को, अब जानवर का जो मांस होता था वो क्या था, उसे जला सकता था, उससे जला सकता था, उसे खा सकता था। अब उस जानवर को खा के जब जला के उसने खाया तो उसका एक्सपीरियंस यार लाजवाब, पौष्टिक भोजन मिलना स्टार्ट हुआ, उसे खाने में स्वाद आने लगा। अब क्या था ना, धीरे धीरे जब वो ऐसा खाने लगा तो उसका दिमाग और इवोल्यूट हुआ। अब उसने सोचा अब नई क्रांति क्या करते हैं, नई क्रांति क्या कर सकते हैं, बोला ऐसा करते हैं, अभी आग की खोज कर ली, हथियार भी है अपने पास, अब चलते हैं आगे, अब कोई रिस्क नहीं है, अब आगे चलो, अपने पास न्यूक्लियर बम तो है ही, अब कोई सैर सपाटा आएगा मार डालूंगा चांद से। तो अब यहाँ से उसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड की खोज करी, पूरे वर्ल्ड की पहली मानव जो है उसने खोज करी, पूरे वर्ल्ड में जो है। अब पैदल 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 पूरे वर्ल्ड में घूमा, अफ्रीका से हमारा जो है ह्यूमन का एवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में हो गया, यूरोप में गया, उसके बाद वहाँ पे हमारे इंडिया में आया, हर जगह आपका क्या हुआ, ह्यूमन की पहुंच बढ़ती गई, ह्यूमन हर जगह बढ़ता गया। तो अब यहाँ से वो क्या हुआ, डेवलप होते हैं। पहले क्या था, जानवर जो है ना इतना इवोल्यूट करके इतना दूर तो नहीं जा सकते थे, मगर ये एक जानवर से हट के काम करा, और ये क्या किया, ये दूर दूर गया। अब दूर दूर चलने के बाद इसने धीरे धीरे एक जगह था होमो अप सैपियन, अब क्या है ना, हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, अब नया प्राणी आने वाला था होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या था, ये कृषि लाने वाला था, ये दिमाग का मनचाहा विकास करने वाला था, और ये अब क्या था, अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने वाला था, ये होमो सैपियंस। तो अब यहाँ तक इवोल्यूशन कैसे होगा, अब आते हैं सिनेरियो पे। तो अब ये धीरे धीरे पहुंचता गया, वहां पे गया यूरोप में, नियंदरथल। एक बात याद रखना, दिमाग का विकास तो हो रहा है, साथ साथ शरीर का भी विकास हो रहा है, जैसे जैसे चलना सीख रहा है ना, कहीं कहीं छोटे से बड़े लेवल पे ऐसे ऐसे करते जा रहा है, शरीर भी विकास हो रहा है, जॉ लाइन भी अच्छी हो रही है, बंदर से इंसान की तरफ, एकदम इंसान की तरफ सुडौल हथियार, एकदम जॉ लाइन उसकी अच्छी, एकदम बाल वाल एकदम हीरो के टाइप, एकदम ऐसे हीरो टाइप में बनते जा रहा है धीरे धीरे वो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपका उसका शरीर भी बढ़ रहा है, दिमाग भी बढ़ रहा है, उसकी सोच भी बढ़ रही है, और उसकी कला और संस्कृति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और रहने सहने का तरीका भी एडवांस हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने इंडिया के सिनेरियो में। तो हमने ये ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ लिया, अब आते हैं इंडिया के सिनेरियो में। तो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री आपकी प्री हिस्ट्री से शुरू होती है, और आपकी जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री आपकी पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो कि गुप्ता पीरियड बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया था इंडिया में, उसके बाद क्या थी, ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री डिक्लाइन करती है, और धीरे धीरे आपकी रीजनल किंगडम्स विकास करती हैं, और लड़ाइयाँ होती हैं, और उसके बाद मुस्लिम ट्रांजिशन होता है। तो अब ये आपका वहाँ से ट्रांजिशन होगा, तो हम प्री हिस्ट्री से लेकर चलते हैं। तो प्री हिस्ट्री में क्या होता था, प्री हिस्ट्री में अब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन 3 तरह से डिफाइन किया गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और आपका एक होती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या है, जहाँ पे आपके रिटर्न रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है,
जहाँ पे आपके जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन के हैं, तो ह्यूमन इवोल्यूशन और अपना अपना जो स्टोन एज है, इस सब के सोर्सेस मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। हमें आपका मतलब कि रिटर्न सोर्स मौजूद नहीं है, सॉरी, रिटर्न सोर्स मौजूद नहीं है। आपके जो ये स्केलेटन वगैरह जो उन्होंने हथियार यूज़ किए थे, जो उन्होंने जैसे जैसे जानवरों को मारा था, उसके जरिए हमको पता चलता है, और उनकी कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है ये उस एज की बात रही होगी, आज से बहुत साल पहले की बात रही है। ऐसे ऐसे हमने एज का क्लासिफिकेशन किया है टाइम के अनुसार। अब आता है प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पे आपके रिटर्न रिकॉर्ड्स भी हैं और आपके आर्कियोलॉजी के सोर्सेज भी मिले हुए हैं, बट क्या है ना, हम वहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं स्क्रिप्ट को कि इसमें लिखा क्या है, उस जमाने के लोगों ने जीवन कैसे जिया है, उनकी भाषा क्या रही है, उनका रहने सहने का तरीका किस रहा है, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उन स्क्रिप्ट का कुछ मतलब नहीं है, तो हमें वो एकदम प्री हिस्ट्री की ही तरह हो गई है कि हमें वहाँ पे आर्कियोलॉजी पे डिपेंड रहना पड़ता है कि जो खोदेगा वही मिलेगा, जो खोदोगे वही मिलेगा, वही से हमको आपका सोर्सेज पता चलेगा। आपका तीसरा आता है आपका हिस्ट्री पीरियड, जहाँ से हमारे पास सोर्सेज भी मौजूद रहे हैं, हमारे पास सब रिकन रिकॉर्ड भी हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजी के खोदने वाले सोर्सेज भी मिले हैं, सब चीज़ के सोर्सेज मिले हैं। तो आपका हिस्ट्री पीरियड ये आपका वैदिक सिविलाइजेशन से शुरू होता है, और आपका प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं मिली है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से। और प्री हिस्ट्री आपका ये स्टोन एज मतलब कि आपके पत्थर युग से शुरू होता है, जहाँ पे इंसान ने पत्थर का उपयोग करना स्टार्ट किया था हमारे इंडिया में। तो अब आते हैं अपनी रही बात को आगे बढ़ाते हैं, और आपको पता चल गया 3 तरह से क्लासिफिकेशन होता है। अब आते हैं, एक चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका टाइमलाइन का ये डिस्कशन कैसे होता है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका दिख जाएगा स्क्रीन पर, आपको एक टाइमलाइन दिख रही होगी। ये एडी वाला कॉन्सेप्ट है और एक बीसी वाला कॉन्सेप्ट है। बीसी एडी किसे कहते हैं, जो आज की सीनरी की बात है, जैसे 2025, और ये आपका 0 एडी से शुरू होता है, आपका 2025 मतलब इतने साल की बात है। और मगर इससे पहले की भी तो बात रही थी, इससे पहले की बहुत सारी बात रही थी, उसे हम बीसी में लिखते हैं। तो हम उसे ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, क्रिश्चियनिटी जब अंग्रेज अपने यहाँ पे आए तो अपनी विरासत भी लेके आए, तो उन्होंने अपने क्रिश्चियन जो उनके मसीहा हैं, आपके जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म पे ही उन्होंने टाइमलाइन स्थापित करी कि जीसस क्राइस्ट के पहले वाले को हम बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे, कि उससे पहले का काल, क्राइस्ट के पहले का काल, और क्राइस्ट के बाद वाला जो काल होता है उससे हम क्या कहेंगे, एनो डोमिनी, उसे हम एडी में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बाद में विवाद हुआ, विवाद के कारण जो है सेक्युलर धर्म आए, और सेक्युलर धर्म ने बोला कि ये जो तुम क्रिश्चियन को जो है प्रायोरिटी दे रहे हो ना, क्राइस्ट को, ये गलत बात है। देखो, अपना तुम वर्चस्व स्थापित कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करने लग जाओ। तो फिर ये लड़ाई के कारण जो है इसे चेंज किया गया, और बोला गया कि अब इसे जो है बिफोर कॉमन एरा बोला जाएगा, और आज के समय की बात जो एनो डोमिनी होता था उसे आप क्या बोलेंगे, कॉमन एरा। आपको बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे आपको ये टाइमलाइन दी हुई है, और ये जो 0 लिखा हुआ है ये आपका बर्थ ऑफ जीसस है। इसके जो बाद वाला साल हो गया, ये आपके जीसस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और इसके पहले वाला क्या हो गया, यहाँ पे जीसस प्रेजेंट नहीं है, तो ये बिफोर क्राइस्ट हो गया। और ये यहाँ पे जब जीसस जो है अवेलेबल थे, तो ये एनो डोमिनी हो गया, और ये क्या हो गया, बीसी हो गया। और रही बात यहाँ पे, ये जितना ज़्यादा बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ये इतने ज़्यादा पुराने साल की बात हो रही है। यहाँ पे उल्टा चलता है, जितना ज़्यादा नंबर बड़ा लिखा होगा वो उतने पुराने साल की बात हुई है। ये 1500 साल पहले की इधर लिखा हुआ है, तो 1500 साल इधर हो गया, और ये 2000 अभी इधर 2000 साल चल रहा है, तो ये हो गया 3500 साल पहले की बात हो गई उधर वाली, 0 से यहाँ तक 2000, और इधर 1500। अब बात करें इधर में क्या होता है, इधर में ये जो 1500 लिखा है ये बड़ा नंबर है, और ये छोटा नंबर है। तो 500 यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ सबसे पुराना वाला नंबर हो जाता है, और ये 1500 वाला क्या होता है, 1500 वाला अपना लेटेस्ट वाला, क्योंकि 1500 से जाते हुए ना 500 पहुँचेंगे, तो ये वाला ज़्यादा पुराना हो गया। और ये वाला क्या हो गया, ये वाला जो है अभी लेटेस्ट वाला नंबर है। अभी यहाँ पर जैसे 2000 आ गया, तो ये लेटेस्ट वाला है, और इसके बाद वाला ये क्या है, लेटेस्ट वाला है। सबसे पुराना वाला इधर वाला 500 वाला हो जाता है। जबकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 1500 वाला सबसे पुराना वाला है, और ये 500 वाला नया वाला नंबर है। उल्टा हो जाता है उधर एकदम, समझे।
तो ये हो जाता है बीसी और सीई का कॉन्सेप्ट। सीई से क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने सेक्युलर बताया कि सेक्युलर लड़ाई हुई तो एडी क्या हो गया, सीई हो गया, और ये जो बीसी हो गया ये बीसीई हो गया। बीसीई मतलब कि बिफोर कॉमन एरा, और एडी को कॉमन एरा बोल दिया गया, मतलब कि अपना हाल फिलहाल वाला भी टाइम, और वो हो गया बिफोर कॉमन एरा, मतलब पहले वाला कॉमन एरा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉन्सेप्ट ओवरऑल। ये रही थी टाइमलाइन। अब आते हैं अपने अपने जो ये प्री हिस्ट्री काल पे हैं, इसमें आते हैं। देखो अपने इस हिस्ट्री काल में अपनी जो शुरुआत होती है वो स्टोन एज से होती है, यानी कि पत्थर वाले युग से, जो हमने पत्थर का इस्तेमाल किया था। जब हम मानव से जब हम मानव का इवोल्यूशन हुआ था तो हमने पत्थर का इस्तेमाल किया था। हम बताया था ना, होमो इरेक्टस ने पूरे वर्ल्ड की खोज की थी और वो पूरे वर्ल्ड में गया था, तो वो यहाँ पर भी आया। अब उसके आने का टाइम थोड़ा सा अलग अलग हर किताब में लिखा हुआ है। हम टाइमलाइन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि टाइमलाइन वेरी करती है। हम बस ये अपना कॉन्सेप्ट पे डराइव करेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारा ओवरऑल क्या कहता है। कहीं पे 5 लाख लिखा है, कहीं पे 20 लाख साल पहले की बात लिखी है। बस हाँ ये है कि वो ऐसे समय में आया था जब जब जो है ना इंडिया में ठंड पड़ रही थी। जब वो इंडिया में ठंड पड़ रही थी, सिकुड़न वाली ज़्यादा समय था। तो बात है इसमें, आप स्टोन एज को 3 टाइप में आप क्लासिफाई कर सकते हो, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। पैलियो में आपका वो बहुत ज़्यादा पुराना वाला हो जाता है। मेसोलिथिक में ट्रांजिशन पीरियड होता है, गर्म वाला, ठंडे से गर्म वाला पीरियड में ट्रांजिशन होता है। और जो न्यूलिथिक होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड से आपका जो है ना गर्म हो जाता है। होलोसीन एरा स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने आज ये कहना है तो हम मान लो कि चड्डी बनियान पहन के घूमने लग जाए, तो ऐसा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। तो अब आता है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक सबसे सबसे पुराना वाला साल है, पूरा पाषाण काल जिसको हिंदी में बोलते हैं, सबसे पुराना वाला साल। इसमें पत्थर से मान लो कि इसमें विकसित बिल्कुल भी नहीं था वो, रहना सहना जानता ज़्यादा था नहीं, जो है ज़्यादा विकसित भी नहीं था। और और बस उसको क्या था ना, अब ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी तो कैसे भी करके देखो, अब ठंड बहुत ज़्यादा थी तो कपड़े पहनता था कि नहीं पहनता था इस बारे में कंट्रोवर्सी है। बट जानवरों की खाल तो पहनता रहा होगा मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि ठंड लगती है तो भाई, जैसे हम लोग क्या है जैकेट वैकेट पहने रहते हैं, तो उसके पास तो जैकेट वैकेट की सुविधा थी नहीं। कॉटन उस समय जानते ही नहीं थे, कल्टीवेशन उस समय पता था ही नहीं, तो कल्टीवेशन का पता नहीं था। जानवरों की खाल और पत्तों के माध्यम से वो अपने आप को ढका करता था। और रही बात उसका जो रहना सहना था, वो दर दर भटकता था। पेड़ भी नहीं थे तो पेड़ में नहीं जा सकता था भैया। अब वो चला गया, वो जमाना चला गया जब उसके 4 पैर हुआ करते थे तो चढ़ जाता था। अब उसे पेड़ में चढ़ने में भी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 पैरों पे हो। तो फिर क्या हुआ, कि वो भीमबेटका केव्स में रहने लगा, गुफाओं में रहने में क्या फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे ठंडी कम लगेगी, आपके पास अच्छा सा साधन अवेलेबल रहेगा सारे चीज़ के लिए। आपके पास भोजन का भी अवेलेबल, अगर आप जानवरों को मार लेते हो तो आपके पास खाने के लिए सुविधा आराम से रहने वाली है। और केव्स में आपको ठंडी भी कम लगेगी, दैट्स वाई आपका वहाँ रहने में सर्वाइवल भी रहेगा और जानवरों की आने की संभावना भी कम रहेगी। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड के लिए था ये। तो फिर इन्होंने रहना स्टार्ट किया। और इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है, तो भीमबेटका केव्स, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती है, वो आपके इस काल के लिए प्रूफ अवेलेबल करती है, भीमबेटका केव्स। तो भीमबेटका केव्स हो गया, आपका सोन वैली हो गया यूपी वाला, पंजाब साइड में भी कुछ हो गया। तो अलग अलग 2000 साइटों में हमें इसके अवशेष मिले हैं। बट क्या है ना, हम सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते, हमें कॉन्सेप्ट याद करना है कौन कौन से ज़्यादा। भीमबेटका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेसोलिथिक में भी वही रहा ज़्यादातर, तो ये भीमबेटका इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या था, अब यहाँ पे सोचो, अब उसे खाना भी अपना चलाना है, तो खाने के लिए वो फूड गैदरर भी था। देखो फूड गैदरिंग अभी भी चल रही थी। उसे फल फूल मिल जाते थे, कैसे भी करके वो गैदर कर लिया जाता था, जुटा के रख लिया करता था। उसके बाद जो है वो जानवरों को मारता था। अब जानवरों को मारता वो था तो जानवरों को हथियार बना के ही मारता था। अब हथियार उस जमाने में देखो ज़्यादा अच्छे उसने नहीं बनाए थे, पैलियोलिथिक में उसने ज़्यादा हथियार अच्छे नहीं बनाए थे। हैंड मिसाइल हैंड मिसाइल बनाई थी, जिससे वो हाथों से ऐसे ऐसे कर करके उसे जानवरों की खाल को उधेड़ता था। ज़्यादा उसके हथियार अच्छे नहीं थे। स्क्रीन पे दिख जाएगा उस समय कि उसके हथियार कैसे थे। फिर आता है आपका मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक आता है तो आपका क्या होता है ना, आपका इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है, आपका ठंडी से गर्मी आने लगती है। और गर्मी आते ही जो नए नए पौधे थे, नए नए जीव जंतु थे, वो पैदा होने लगे थे। जो छोटे छोटे भी होते हैं वो भी पैदा होने लगे थे। तो अब नए नए जब पैदा होने लगे, पैलियोलिथिक में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े एनिमल थे
अब छोटे छोटे भी पैदा होने लगे और धीरे धीरे थोड़ी क्रॉप्स भी पैदा होने लगी। तो वो स्टार्टिंग में तो समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में देखो उसके पास अकल तो थी नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे आई डोंट नो ये क्या हो रहा है भाई। आग की खोज देखो उसने पैलियोलिथिक में ही कर ली थी, थोड़ा बहुत रहना सहना उसने आग की खोज वहाँ पे भी स्टार्ट कर दी थी। बट क्या था यहाँ पे उसे कल्टीवेशन आपको आता नहीं था, अभी भी नोमैडिक ही था, अभी भी इधर से उधर भागता रहता था, कहाँ मिल जाए खाना वहाँ ग्रुप बना के मारो खाओ ऐश करो, इसका यही था। औरतें ज़्यादा काम नहीं करती थी, औरतें घर का काम संभालने में मसरूफ रहती थी। क्यों? क्योंकि भाई औरतें ज़्यादा विशाल वो लोग नहीं समझते थे। औरतों को सोचते थे कि अगर ये जाएंगी तो मर मरा के ना आ जाए, इससे बढ़िया कि हम लोग जाएं, हम लोग स्ट्रगल करके खाना लेकर आएँ और ये घर पे बैठ के खाना बनाएं और हम लोग बैठ के खाएं। ये उनका पूरा प्लान था और हम ऐसे ही पूरी प्रजाति आगे बढ़े, ये उनका प्लान था ऐसा। अब बात करते हैं मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक में आपके एनवायरनमेंट चेंज हुआ, थोड़े थोड़े बड़े होने स्टार्ट हुए। फिर आपका यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई। यहाँ पे इन्होंने बो एंड एरो का आविष्कार किया। बो एंड एरो मतलब तीर कमान आप जो देखते हो ना, यहीं पे आपका विकसित हुआ है। तीर कमान इन्होंने विकसित किया। तीर कमान से विकसित हुआ ना, तो इन्होंने सोचा कि अब तो भैया अब तो अच्छे से मारेंगे, अब बड़े बड़े एनिमल्स तो छोड़ो, अब छोटे छोटे एनिमल भी इन्होंने मारे। हिरन को मारा, बहुत सारे लोगों को मारा इन्होंने। तो ऐसे ऐसे विकसित हुआ। अब आते हैं अपने न्यूलिथिक में। मेसोलिथिक की जो साइट मिलती है आपकी बागौर में, बागौर एक फेमस साइट है राजस्थान की, वहाँ पे आपको मेसोलिथिक के ज़्यादातर अवशेष मिलते हैं हमें। अब बात करते हैं न्यूलिथिक है। न्यूलिथिक में आपका यहाँ पर क्रांति क्या हुई कि किसानी ढूंढ लिया इन्होंने फार्मर बन गया। फार्मर इनके लिए सबसे ज़्यादा आपका विकासकारी काम था। जो आज हम अपनी कम्युनिटी जी रहे हैं ना, उस कम्युनिटी की वजह से ही जी रहे हैं, क्योंकि आपका कृषि का आविष्कार ना हुआ होता तो हम खाते क्या, सब मांस खा रहे होते, सब के सब मांस खा रहे होते। वो तो मानो कृषि के इवॉल्व हो गया, तो हम जो है कृषि के सहारे हम आज बहुत सारे लोग भारत का पेट भरते हैं लोग अपने। तो कृषि का एवोल्यूशन बहुत अच्छा आविष्कार था इन लोगों के लिए, मतलब कि आज के मानव के लिए था। अब कृषि का आविष्कार इन्होंने किया। अब कृषि का इन्होंने कल्टीवेशन थोड़ी बहुत क्रॉप्स सीख ली थी, तब ये थोड़ा बहुत उगाने लगे। और इन्होंने वीटो वाले मेहरगढ़ में इन्होंने आपका अवशेष मिलता है कि इन्होंने खेती करी थी। मेहरगढ़ में आपके अवशेष मिलते हैं। उसके बाद अपने कोल्डिया में चावल के अवशेष मिलते हैं यूपी में। तो इन्होंने अब खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब जब खेती करना इन्होंने स्टार्ट किया तो आप रखेंगे कहाँ पे? अब झोली में थोड़ी ना रखेंगे। अब भैया सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं तो इन्हें रखना भी पड़ेगा। तो इन्हें अब क्या करना, इन्होंने बर्तन बनाने स्टार्ट किया। अब बर्तन कैसे बनाए? क्योंकि इन्होंने टायर का आविष्कार कर दिया। अब इन्होंने टायर का भी आविष्कार कर दिया कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। तो टायर का आविष्कार किया तो उसका जो पहिया होता है, पहिया के आविष्कार जब इन्होंने किया तो उसी पहिए पे इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए। मिट्टी के बर्तन इन्होंने बनाए और उस मिट्टी के बर्तन में सामान रखे, अपने ग्रेनरीज को लोड किया उसमें और ग्रेनरीज को संभाल कर रखा ताकि हम इमरजेंसी में भी उस खाने को खा सकें। और अब इन्हें ज़्यादातर नोमैडिक लाइफ नहीं जीनी थी। अब इन्हें एक जगह ऐसी चाहिए थी जहाँ पे पानी भी अवेलेबल हो और जहाँ पे हम घर बना सकें। और इन्होंने घर भी बनाए। इन्होंने पिट ड्वेलिंग जो कि बुर्जरों में मिलता है, इन्होंने मिट्टी के घर भी बनाए। बढ़िया से घर बना के अभी सेटलमेंट वाली जीने लगे। मेसोलिथिक में क्या था, इन्होंने सीखा धीरे धीरे और यहाँ पे क्या गया, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब ये किसानी भी अच्छे से करने लगे थे। अब बहुत डेवलप हो गए थे, ये पहले की तुलना में डेवलप हो गए थे। किसानी इन्होंने जान ली थी भाई, सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम किया था इन्होंने। तो अब किसानी का अब क्या हुआ ना, अभी भी ये पत्थर पे ही थे। याद रखो, भले इनकी मानसिकता चेंज हो रही हो मगर अभी भी ये पत्थर पे थे। अब अब क्या खेती ये इतना भी लेवल का नहीं कर सकते थे कि ये अभी जो है ना एक्सपोर्ट करने लगे। नहीं, खेती इतना भी नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे अब इनके हथियार भी अब धीरे धीरे ना अब इन्होंने आगे तो अपने आप को बढ़ा लिया। अब धीरे धीरे हथियार भी अच्छे होंगे। हथियार अभी तक इन्होंने कॉपर का इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक पत्थर का इस्तेमाल किया था। अब ये कॉपर पे आने वाले थे। कॉपर एक ऐसा है जिसे जो है ना आप मोड़ मार के कैसे भी करके फ्रेम कर सकते हो। कॉपर की वायर होता है, वो देखते हो कि मोड़ लेते हो कैसे भी करके, तो उससे भी ये कॉपर लेके आए। तो कॉपर जो है ना आपके आहार बानस कल्चर ये मालवा में मिलता है, नीचे वाले साइड एमपी में। तो इस जगह पे काफ़ी जगह में आपका ये मिलता है कॉपर। तो कॉपर इन्होंने बनाया, मगर ये कॉपर के साथ साथ अभी भी पत्थर का इस्तेमाल करना भूले नहीं थे। तो इसीलिए इसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। चाल्कोलिथिक मतलब कि कॉपर प्लस लिथिक, पत्थर का भी इस्तेमाल इन्होंने किया। अब क्रांतिकारी सबसे कदम तब स्टार्ट होता है जब हमारे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज होती है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कैसे होती है आइए बताते हैं
50s में जब ट्रेन की पटरियां बिछ रही थी लगभग, तो क्या हुआ कि ट्रेन की पटरियां बिछा रहे थे तो उन्हें एक पत्थर की ज़रूरत पड़ रही थी, उन्हें पत्थरों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो ऐसे पत्थर देख रहे थे। तो वो पत्थर जब बिछा रहे थे तो वो बड़े अलग किस्म के पत्थर देखे, उन्होंने बड़े स्टाइलिश किस्म के पत्थर देखे कि बड़ा स्टाइलिश है यार पत्थर। तो पहले तो सोचा कि यार ये कहीं अचंभा तो नहीं है, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं है। फिर इन्होंने सोचा, किसी ने दिमाग लगाया कि कहीं सही में ये कुछ आविष्कारी काम इन्होंने किया था उस ज़माने में। तो ऐसा किया, उन्होंने एक बड़े साइंटिस्ट से बताया, उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, खुदाई करते हैं, क्या पता कि ये जो स्टाइलिश पत्थर है हमें और भी ज़्यादा मिले अच्छे खासे। तो इन्होंने खुदाई करी, और जब खुदाई करी तो इन्होंने देखे कहीं से मकान निकल रहे हैं, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से ग्रीनरी निकल रही है, कहीं से बढ़िया स्विमिंग पूल निकल रहा है। ये देख के चकाचौंध हो गए। अंग्रेज थे उस समय, अंग्रेज जो है ना हमको बहुत निल्ल समझते थे। अंग्रेज समझते थे ना इन्हें खाने का शऊर है, ना इन्हें पहनने का शऊर है, ना इन्हें कुछ आता है, अनपढ़ है, जाहिल है, ये इन्हें कुछ भी नहीं आता। जब इन्होंने हमारी कल्चर को देखा ना कि वो जो कल्चर थी वो हमारी दफन होके निकली थी, तब इनकी माइंडसेट हमारे बारे में चेंज हुआ। ये कहे कि बाप रे, इतनी भयंकर सिविलाइजेशन इंडिया में, ऐसी कंट्री में एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल जैसी बात हो गई कि इतनी भयानक सिविलाइजेशन यहाँ एग्जिस्ट कैसे करती है। इन भारतीयों के पास ऐसी चीज़ें हैं कहाँ से, ताज्जुब ख्याल है। इंडिया के ज़्यादातर जगहों में आज तक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला है जितना स्ट्रक्चर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। आपको फोटोज के माध्यम से दिखाते हैं कि वहाँ उस जमाने की रोड जो है ना ऐसी 90 डिग्री में कट होती थी, सीधा 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 90 डिग्री में कट होती थी। जो गेट के दरवाजे होते थे ना वो मेन साइड में नहीं खुलते थे, गेट वाले उधर गली वाले साइड में खुलते थे, ताकि जो रोड के मवाली सवाली है ना तो सीटी ना बजा सके। खिड़की वाली भी साइड उधर होती थी ताकि रोड के मुहाने पे ना लोग खिड़की से ताका झाकी ना कर सकें। तो इतनी ज़्यादा सेफ्टी थी। अब बाजार भी हुआ करता था, अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, हर घर में टॉयलेट हुआ करता था, हर घर में पानी की कमी ना हो, कुएं हुआ करते थे, हर घर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था और मेन सीवर लाइन से कनेक्टेड था। जितना आज बारिश हो जाती है ना तो पूरा का पूरा जो दिल्ली और मुंबई वाला इलाका है ना पूरा भर जाता है। जो ड्रेनेज सिस्टम है ना हमारा बिल्कुल खोखला है। उस जमाने का ड्रेनेज सिस्टम एट दैट टाइम वॉज वेरी पीक। क्या ड्रेनेज सिस्टम था उस जमाने का। ड्रेनेज सिस्टम आज तक के एग्जाम्पल है कि नहीं बन पाए थे। बात मेन ये थी कि उन्होंने क्या था, उन्होंने पक्की ईंटें, जो पक्की मिट्टी की ईंटें थे, उन्होंने अपना मकान बना रखा था। पहले क्या था, न्यूलिथिक में जब बात करें, न्यूलिथिक में क्या था, वहाँ पे जो है ना मकान जब बन रहे थे तो वो जो गीली मिट्टी थी उनसे बन रहे थे। यहाँ पे क्या था, पक्की मिट्टी से बन रहे थे। हमारी जो ईंटें थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और हमारे पास मोहनजोदड़ो में तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मिली है। वहाँ पे स्विमिंग पूल मिला है, एक अच्छी सी डांसिंग गर्ल मिली है ब्रोंज की, ये सब चीज़ें हमें मिला है, प्रीस्ट किंग भी मिला है। अब बात रहे कि इनकी सिविलाइजेशन कैसे एग्जिस्ट करती थी, ये इनका क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाता है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे एग्जिस्ट करती है। तो अभी तक आपने जो देखा था वो कॉपर एज चला था, कॉपर था। तो इन्होंने क्या किया ना, इसी कॉपर एज के दौरान ही जो है अपनी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई है। उस समय इंडिया में ज़्यादातर एरिया में कहीं न्यूलिथिक चल रहा था, तो कहीं जो चालकोलिथिक चल रहा था, तो कहीं ब्रोंज एज चल रहा था, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो सिंधु घाटी की नदियों पर टिकी हुई थी। सिंधु घाटी की जो नदी थी वो इसका मेन सोर्स थी। कहीं कहीं इसके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्जन पाए जाते हैं, जैसे लोथल वगैरह हो गया। तो आपका ये था। आपका यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे ब्रोंज जो है आपका मेन प्रायोरिटी हुआ करता था। ब्रोंज मतलब कि कॉपर प्लस टिन, कॉपर और प्लस टिन को मिला दो तो आपका ब्रोंज बन जाता है। अफगानिस्तान से ये टिन ले आते थे और नीचे वाले एरिया से, ये मालवा वाले एरिया से हो गए, मध्य प्रदेश वाले एरिया से हो गए, ये सब एरिया से क्या हुआ, ये ले जाते थे कॉपर और मिला के बढ़िया सा एक आइटम बनाते थे ब्रोंज एक बहुत बढ़िया आइटम हुआ करता था उस जमाने में, जिससे आपका इन्होंने ज़्यादातर अपने हथियार वगैरह बनाए थे, हथियार, और ज़्यादातर अपनी टेक्नोलॉजी अपनी विकसित करी थी इन्होंने। और ज़्यादातर अब जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई थी। इन्होंने अच्छे से बर्तन, इन्होंने पेंटेड ग्रेवेयर, अच्छे बर्तन, अच्छे डिज़ाइनदार बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और रही बात इनका ट्रेड बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि ये ना इनका सरप्लस हुआ करता था। इनको ट्रेड के बारे में इनकी खेती बहुत अच्छी थी, डिज़ाइनिंग इन्होंने टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें ना अच्छे से फुलफिल कर रखी थी, अच्छे से ग्रेनरीज थी, तो स्टोर करने के लिए भी था, ट्रेड करने के लिए भी था। इसीलिए तो सील बनाई गई थी, इन्होंने सील तक बनाई थी कि हमारा जो ट्रेडमार्क होगा ना, हम अपना सील लगा के भेजेंगे कि ये हमारा है, प्रॉपर हमारा है। तो ये ना सील वाली टेक्नोलॉजी यहीं विकसित हुई थी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कैसे एग्जिस्ट करती थी इस पीरियड में।
अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, अच्छा घर है, अच्छे लोगों का माइंडसेट है, सब मिलजुल के रहते हैं, सारे लोग फल फूल रहे हैं, कोई किसी से द्वेष नहीं कर रहा है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ये ऐसा फल फूल रहे कैसे हैं? स्पिरिचुअल है, कुछ भी तो है। देखो हमें यहाँ मंदिर नहीं मिले हैं, हमें यहाँ पे मंदिर नहीं मिले हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल है कि ये मंदिर कैसे नहीं मिल पाए हैं, कैसे उस जमाने में लोग पूजा पाठ वाले नहीं करते थे क्या? तो देखो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, मूर्ति हमें नहीं मिली है। बट एक बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है इन्होंने लकड़ी के बनाए हो, तो हो सकता है वो तहस नहस हो गए हो सकता है ये भी, मे बी। बट हमें वो सब अवशेष नहीं मिल रखे हैं। अब हमारे पास जो मिलेगा हम वही को जो है सोर्स बनाएंगे। हमारे पास सब कुछ मिला है, अच्छे पोर्ट्स मिले हैं, अच्छी इंटरटेनमेंट करने के साधन मिले हैं, अच्छे अच्छे सब कुछ मिला है, सील मदर गॉडेस मिली है, प्रीस्ट किंग मिला है, सब चीज़ मिला है। बट हमारे पास ना तो घोड़े के अवशेष मिले हैं, ना तो हमारे पास इस चीज़ के अवशेष मिले हैं, ना तो हमारे घोड़े के अवशेष मिले हैं और ना तो हमारे मंदिरों के अवशेष मिले हैं। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि आपका ये कैसे हुआ था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन राजा एग्जिस्ट करता था, क्या कुछ एग्जिस्ट करता था। बहुत से लोग कहते हैं कि मर्चेंट लोग एग्जिस्ट करते थे, जो कि मर्चेंट जो है देश चलाते मतलब कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को चलाते थे और इसको इनरिच बनाते थे। और एक बात तो ये है कि कुछ यहाँ पे अच्छा सेटलमेंट था, अच्छा रूल था, तभी इतना विशालकाय, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, इतना अच्छा कॉलोनी विकसित हो पाया था। यहाँ पे आज के युग में ऐसा विकसित नहीं हो पाया, जब कितने सारे लोगों को अधिकार मिले हुए हैं वोट चुनने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, तब भी इतना कुछ विकास नहीं हो पाया। अगर मर्चेंट्स ने विकास किया होगा तो ऐसे लोगों को, मर्चेंट्स को अपने देश का हाल आज का छोड़ दो भैया। ये डेमोक्रेसी ने हमारे ना माइंड का भोलापन हमारे से छीन लिया है भैया, हमसे हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो अब बात करते हैं, इतना ज़्यादा ये विकसित था, तो ये जो थी, ये सिविलाइजेशन तहस नहस कैसे हो गई? ये सिविलाइजेशन विलीन कैसे हो गई, मिट्टी के ढेरों में विलीन कैसे हो गई, ये सिविलाइजेशन तहस नहस कैसे हो गई? तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, सब अपने हिसाब से गैसिंग वर्क करते हैं। कोई कहता है क्लाइमेट आया होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कोई कहते हैं इंडस जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस नदी पे थी, इंडस रिवर ने अपना कोर्स बदल दिया था, तो इस कारण से हो गया होगा। भूकंप आया रहा होगा, कोई बोलता है आर्यंस आए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई बोलता है कि एक प्लेग बीमारी कोरोना की तरफ फैल गई थी, सारे लोग मारे जा रहे थे तो लोगों ने सब छोड़ छाड़ के चल दिया। देखो हमारा मानना है कि इस पूरे के पूरे जो एक बढ़िया से सिविलाइजेशन का जो एंडिंग प्रोसेस है, ये मल्टीपल कारणस में छुपा हुआ है, क्योंकि मल्टीपल कारण होने के बाद ही कोई इंसान अपना घर छोड़ के जाता है। अब जैसे मेरा ये घर है, मैं इस घर को तभी छोड़ूंगा जब इस घर में बहुत ज़्यादा मुझे रहने लायक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्ट हो जाएगी, तभी मैं इस घर को छोड़ने जाऊंगा। क्योंकि मैंने अपने सपनों का महल अगर इसे बनाया है, मर मर के बनाया है, एक इंसान का झोपड़ा भी ना उसे दिल के करीब लगता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने तो इतनी बड़ी साम्राज्य की नींव रख रही थी, तो वो अपने साम्राज्य को छोड़ के भला क्यों जाते? तो सीधी सी बात है कि बहुत सिचुएशन वर्स्ट रही होगी तभी वो लोग गए होंगे। देखो मेन अब जो नया पीरियड आने वाला है ना, वो माइंडसेट का होने वाला है। देखो अभी भी उनके रहने का तरीका ऐसा ही रहने वाला, माइंडसेट मतलब कि माइंड वैसा ही उनका रहने वाला, बस रहने के तरीके में अंतर आने वाला है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा तो मैं रहूंगा तो दिमाग वाला वही ना, मेरा दिमाग तो कोई मेरे से छीन नहीं लेगा ना, मेरा दिमाग वैसे ही है, बस मेरी क्या होगी, मेरी सिचुएशन चेंज हो गई, मैं राजा से गंगू तेली बन गया। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ था, वो जब सिचुएशन अपनी वर्स्ट किए, अपनी सिचुएशन छोड़े, तो वो एकदम से राजा से कबाड़ी वाली स्थिति में आ गया, एकदम जो है ना अर्बन वाली सिचुएशन से रूरल वाली सिचुएशन में आ गए। फिर से उन्होंने कापर का यूज़ करने लगा, तो भिकमंगे हो गए एक नंबर के वो लोग। बात आती है कि ये सिविलाइजेशन अब तहस नहस हो गई थी, अब इसके आने वाली सिचुएशन आ रही थी, वो थी अपनी वैदिक सिविलाइजेशन। अपने यहाँ से आर्यंस आए थे, बहुत दूर से आए थे, सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ पे आर्यंस आए थे। आर्यंस आए, उन्होंने सेंट्रल एशिया से कदम रखा यहाँ पे, और जब आर्यंस यहाँ पर आए, कुछ लोगों ने कहा कि आर्यंस आए हैं तो वो वैदिक सिविलाइजेशन लेकर आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये आर्यंस कहीं और से आ रखे थे, कुछ लोगों ने कहा कि ये तिब्बत से आ रखे थे, कुछ लोगों ने कहा ये ईरान से आ रखे थे। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग, देखो आर्यंस कहीं से भी आए हों, अल्टीमेटली वो आए इंडिया में था। आजकल जो इंडिया के ज़्यादातर जो फेयर स्किन वाले हैं वो आर्यंस की ही देन है। जितने भी आजकल मॉडर्न के जो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो आर्यन से ही डेराइव होते हैं।
हमारा डीएनए आज भी अगर खोजोगे तो इंडो यूरोपियन से मिलता है, क्योंकि हम जो है ना आर्यंस के ही वंशज हैं। हम आर्यंस के ही वंशज हैं, इसलिए हम आर्यंस की बिलोंग्स करते हैं। बात करें, आर्यंस ने वैदिक सिविलाइजेशन की खोज की थी। वैदिक सिविलाइजेशन, जितनी भी इंडिया में अच्छी या बुरी चीज़ें हैं वो वैदिक सिविलाइजेशन से ही आई हैं। यहीं पे आपकी महाभारत और रामायण भी लिखी गई है। सब चीज़ें आपकी यही ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपकी जो वे वेद होते हैं, ये ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गए, अथर्ववेद हो गए, इनका भी आपका इसी ऋग्वेदिक काल में हुआ है। इसमें भी आपके दो काल होते हैं, एक आता है, एक आपका आता है पहला वाला, एक आता है बाद वाला। एक आता है आपका अर्ली वाला, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड आपका बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे सोसाइटी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई थी। अब बात करते हैं सबसे पहले वाले की। पहले वाले में क्या था, कंडीशन बहुत अच्छी थी। कंडीशन ये अच्छी थी कि वहाँ पे आपके वोमेंस की भी स्थिति ठीक थी, लोग अच्छे से अपना लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे थे, बढ़िया से अपना जीवन यापन कर रहे थे, नेचर की वर्शिप हो रही थी। जो जो चीज़ वो खाते पीते थे उसी की पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे और ज़मीन की पूजा करते थे और इंद्र की पूजा करते थे, सबकी पूजा करते थे। ट्रेड भी ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर इस हिसाब का नहीं चल रहा था कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पीछे छोड़ दें, इस हिसाब का भी नहीं था। और बात करें यहाँ पे जो ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना, वो जानवरों पे आधारित थी। जानवर उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम थे, कि गाय भैंस पाल के अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे ही इनका जो है पैस्टोरल इनकम इनका मेन सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम ये था। और रही बात, इनकी जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं थी, इनकी सोसाइटी बहुत मॉडर्न हुआ करती थी। वुमेंस की स्थिति भी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था कि वुमेंस को घर का कंट्रोल दे दिया जाता था, बट इतनी भी हिस्सेदारी थी कि उनसे हर चीज़ पूछा जाता था कि हाँ ये बताओ सही है कि नहीं। घर का मेन मुखिया हुआ करता था आदमी, जो कि घर के पापा होते थे, बड़े पापा, कि हाँ आपके आपके डिसीजन होंगे, आपके सारे वैलिड होंगे, आपके डिसीजन हम लोग मानेंगे, तो ये आपके डिसीजन वो लेते थे। बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में आपके सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन हुई थी। पहले क्या था ना, पहले आपके एक चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस और हो गई थी, जाति प्रथा। जाति प्रथा, जो कि आपका ये जो कास्ट सिस्टम देखते हो ना, ये यहाँ पे आके आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा तहस नहस हुआ था। अब ये आओ कैसे, पहले क्या था ना, पहले वहाँ पे क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में आपका सब लोग जो है ना अपने हिसाब का काम करते थे। ब्राह्मण जो है आपका पढ़ने लिखने वाला पुरोहित वाला काम करते थे, क्षत्रिय जो है आपकी रक्षा करने के लिए होते थे, और आपके जो ये वैश्य होते थे ये व्यापार करने वाले होते थे, जो कि व्यापार वगैरह संभालते थे। शूद्र जो है ना छोटे मोटे थोड़े बहुत काम कर लिया करते थे। और राजा जो था, राजा इन चारों के बेसिस पे जो है इलेक्टेड होता था। इन चारों लोगों के जाके इलेक्ट करते थे ये लोग, तो जब राजा चुना जाता था। अब आगे चल के क्या हुआ, कास्ट सिस्टम जो है ना वो हो गया हेरिडेटरी, कि अब तुम पैदा हुए हो तो तुम यही करोगे, अब तुम पैदा हुए हो तो तुम हमारी गुलामी करोगे। ब्राह्मण हमेशा आप जो है राजा के साथ रहने लगा। क्षत्रिय हमेशा से जिम्मेदारी क्षत्रिय की हो गई कि अब वो रक्षा करेगा। अब जो है ना, अब वुमेन को भी रोल नहीं दिया जाने लगा। वुमेन की भी स्थिति बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गई थी। अब वुमेन को ना पढ़ने की आज़ादी ना थी, कुछ करने की आज़ादी थी। गोत्र सिस्टम भी यहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। गोत्र सिस्टम भी अपनी गोत्र में शादी करने वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे ईजाद हुआ था। जितने भी आज की कलयुग वाली जो प्रथाएं आप देख सकते हो, आपकी यहीं पे आई थी। यज्ञ में जो बलि दी जाती थी पहले, आपकी यहीं पे आई थी। अश्वमेध यज्ञ हो गया और जो साले यज्ञ हो गए, ये सब यहीं पे इंट्रोड्यूस। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि मतलब कि आप अपना जो वर्चस्व स्थापित करता है, तो एक राजा अपना घोड़ा छोड़ता है, और वो जो राजा घोड़ा छोड़ता है, अगर उसके राजा के घोड़े को कोई आँच आ गई तो वो उस सोसाइटी को तहस नहस कर देगा, उस जगह के राजा को तहस नहस कर देगा। तो ये आपकी मेंटालिटी थी उस ज़माने की। तो यज्ञ यहाँ पे रिचुअल्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। आपकी अथर्ववेद आ गया था, यजुर्वेद आ गया था, सामवेद आ गया था। अथर्ववेद में आपके जो थी ये जितने सारे ये जो टोटके वगैरह हो गए अथर्ववेद में थे। सामवेद में आपके ये म्यूज़िक वगैरह आ जाते थे। और ऋग्वेद में आपकी जो आपके हाइंस वगैरह हो गए। हाइंस मतलब सीधे से कहें कि मंत्र, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये हाइंस है, मंत्र है, ये सब थे मंत्र। इन्हीं को जो है ना अच्छे से आपका गायिका फॉर्म में लिखा गया था सामवेद में। और बात रहे यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में क्या थी ना, ये यज्ञ वगैरह कैसे किए जाएंगे, कैसे कैसे चीज़ें अपनाई जाएंगी, ये सब जो थी ना, ये वही में लिखी गई थी। तो देखो, वैदिक पीरियड जब पॉपुलर हो रहा था तो हिंदुइज्म तो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा था। हिंदुइज्म बढ़ने से आपका पता क्या चला, अर्ली वैदिक पीरियड में तो ज़्यादा खामियां नहीं थी, लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, औरतों की कंडीशन बेकार हो गई थी, जात प्रथा आ गई थी। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे निचले वर्गों को सताया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था।
डेट्स वाई अब यहाँ पे उदय होने वाली थी दो धर्मों की। उनका नाम था जैन और बुद्ध धर्म। जैन और बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो कि आपकी इंसानियत को बढ़ावा देने वाला धर्म था। और इन्होंने कहा, इन दोनों की आपकी की आइडियोलॉजी समझ लो, इन दोनों की आइडियोलॉजी ये थी कि इंसानियत हमें बढ़ाना है और जितना ज़्यादा हो सके इंसानियत को बढ़ाओ, और ये जो हानियाँ हैं, जितने ज़्यादा युद्ध होते हैं इनको घटाओ, इनको युद्ध घटाओ और ये शांति से रहने दो, शांति से जियो। अब वहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे हिंदू धर्म में कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो इससे बहुत सारे आज भी आप लोग देखते होंगे, जितने सारे जो निचले कास्ट के लोग हैं वो बौद्ध और जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। दैट्स वाई वो हिंदुइज्म छोड़कर आपके बौद्ध और जैन धर्म में जाते हैं, नीचे कास्ट वाली लोग जो होते हैं। और क्योंकि उनका मानना है कि ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा जो है हमारे पर अत्याचार कर रखा है, दैट्स वाई वो जाते हैं। देखो एट दैट टाइम क्या था, ब्राह्मणों ने नो डाउट थोड़ा सा कहर मचाया था, बट क्या है ना, जब राजे रजवाड़ा आए, राजे रजवाड़े जब इनके जो निचले कास्ट वाली आते गए। अब मौर्य डायनेस्टी हो गया, शिशुनाग डायनेस्टी हो गया, आर्य डायनेस्टी, ये क्या बड़े बड़े कास्ट वाले थे? नहीं, ये छोटे छोटे कास्ट वाले थे। तो इनकी जब जैनिक का विकास हुआ तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ना सपोर्ट किया था छोटे कास्ट वालों को, इन्होंने भी सपोर्ट ब्राह्मणों को ही किया था, ब्राह्मणों ने ही। अब एक बात बताओ, मौर्य डायनेस्टी जो थी, मौर्य डायनेस्टी थी तो एक लोअर क्लास थी, बट इनका जो अगुवाकार था वो कौन था? अगुवाकार तो भाई आपका कौटिल्य था। कौटिल्य कौन था? ब्राह्मण था। इन्होंने भी कोई आके ST SC का विकास नहीं किया था। तो जितने भी लोग इनकी मेंटालिटी यही है कि आज पूरा पाषाण काल से ले लो अब तक के सॉरी मतलब कि बहुत पुराने साल से अब तक की बात, कि ST SC से लाभ सब लेना चाहते हैं, उनका नाम सब लेकर विकास कोई नहीं करना चाहता। उनको रिजर्वेशन दे देंगे, उनको सब कुछ दे देंगे, मगर उनका विकास कोई नहीं करना चाहता। ये अथाह रियलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर ये विकास करेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो इनकी आबादी आपके सत्ता को चुनौती देने लग जाएगी, और कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। इसलिए उनको आधे मुआने पे रखो, उनको बस ये याद दिला दो कि हम तुम्हें अधिकार दिलवाएं, तुमको हमको वोट देना है, बस इतना करो। इसलिए रिजर्वेशन दे दो उनको। सारे कम्युनिटी को रोजगार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो रोजगार और शिक्षा की भावना अगर उजागर कर दिए ना तो ये हमसे हमारी सत्ता छीन लेंगे। तो ये मेंटालिटी आपके इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, ये चेंज होनी चाहिए। बात करें, एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ होने वाली थी, इतिहास की सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी चीज़ हुई थी, जिसके कारण से अब कृषि इवॉल्व बहुत ज़्यादा होने वाली थी। वो थी आपकी आयरन का आविष्कार, लोहा का आविष्कार। लोहा के आविष्कार से क्या हुआ ना, अब प्लाऊ बनने लगा था। जो यही आपका हल होता है ना, अब लोहे के हल होने लगे था। अब खेत बढ़िया से जुताएगा और बढ़िया से फसलें उगेंगी। अब जो ना था, अब तो इतिहास का मोड़ चेंज होने वाला था पूरा। इतिहास की पूरी विचारधारा अब यहाँ से चेंज होने वाली थी, क्योंकि अब इंसान जो है खेती ज़्यादा करने वाला था। अब यहाँ से खेती का विकास बहुत ज़्यादा होता है। आपका यहाँ से अब जो पैस्टोरल थी, वहाँ पे जो पशुओं की जो इनकम थी, पशुओं के जरिए जो इनकम थी, अब वहाँ से ये सेटलमेंट होकर अब आने वाली कृषि पर, अब ये कृषि पर निर्भर होने वाली थी। क्योंकि कृषि जो है ना बहुत ज़्यादा अब प्रायोरिटी वाली होने लगी थी। कृषि बढ़ी तो लैंड का रेट बढ़ा, तो सीधी सी बात है, अब डायनेस्टीज में क्या हुआ ना, लड़ाकू विमान एक्टिव हो गए कि हम लड़ेंगे अपनी डायनेस्टीज के लिए, हम लड़ेंगे इस लैंड के लिए। अपनी अपनी विरासत की लड़ाई अब यहाँ से जागृत होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि लैंड का जो है ना अपना रेट बढ़ गया। ऋग्वैदिक में आपका यही एक चीज़ हुई कि आयरन के आने से आपका खेती अच्छी सी होने लगी और ज़मीन का रेट बढ़ा, और ज़मीन के रेट बढ़ने से आपकी लड़ाई झगड़ा प्रभावित होने लगे। अब क्या हुआ ना, अब यहाँ से क्या हुआ, पहले क्या थे ना, पहले आपका छोटे मोटे गांव थे, गांव से क्या हुआ, गांव से छोटे शहर बने, और थोड़े शहर बनने के बाद अब वो एक जो है ना महाजनपद बन गए, बड़े से जनपद बन गए। पहले वो थे गांव से बड़े जनपद, अब बन गए बड़े से महाजनपद। अब महाजनपद बनने के बाद एक तरह से स्टेट मान लो, आप एक गांव मान लो, गांव का डिस्ट्रिक्ट के बाद उसका मुंह हो गया, उसका हो गया महाजनपद। अब महाजनपद एक्टिव हो गया था। महाजनपद में क्या था कि आपके महाजनपद में बहुत शक्तिशाली आ गए थे। इसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ मगध हो गया, अवंती हो गया, कौशल हो गया, और आपका ये गांधार वगैरह जो उधर वाला हो गया, ये सब हो गया। बहुत सारे 16 महाजनपद थे। अब आया इसकी लिस्ट देख लेते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। तो ये उस समय की थी जो है 16 महाजनपदों की
लिस्ट थी, इसे हमने मैप में दर्शाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे काम्बोज था, यहाँ पे गंधार था, यहाँ पे कुरु था, यहाँ पे पांचाल था, ये दिल्ली वाले एरिया में हो गया। यहाँ पे मगध हुआ करता था जो कि आज के बिहार वाले एरिया में हो गया। यहाँ पे अंग हुआ करता था, वृज्जी, मल्ला, ये सब हो गया। अवंती हो गया, वत्स हो गया, ये हो गया, मत्स्य हो गया, शूरसेन हो गया। ये उस ज़माने की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है लैंड हुआ करती थी। ये सब एरिया जो है ना थे, ये सब एरिया उस समय सब जीतना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे रिवर भी थी और सिटीज़ का उद्यान भी था और मॉडर्न बाउंड्रीज भी हैं आपके अपने देश की। ये सभी मॉडर्न बाउंड्रीज भी आपकी निर्धारित करती हैं अपने देश की। तो ये सब जो है बहुत डेवलप थी उस समय, इसलिए इनका नाम 16 महाजनपद कहा जाता है। 16 महाजनपद ही इसलिए कहा गया था क्योंकि ये गांव से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने। दैट्स वाई ये 16 महाजनपद बहुत ज़्यादा थे। इसमें मगध का सबसे ज़्यादा नाम आता है और अंगा और कौशल और अवंती, इन चारों का नाम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था। ऐसा नहीं कि वृज्जी का भी नहीं था, मल्ला का नहीं था, मगर ये जो था ना ये सब इन लोगों का ज़्यादा था। ठीक है। और काशी का तो सबसे ज़्यादा मशहूर तो आप लोग जानते हैं काशी, और गांधारा तो आप लोग जानते हैं आपके आज के जो है ना अफगानिस्तान वाले एरिया में है। तो ये था उस ज़माने का सीन। महाजनपद के जब ये रेट बढ़ा तो महाजनपद के बाद अब मगध इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। मगध पॉपुलर हुआ क्योंकि मगध में क्या था ना, राजा राजवाड़े बहुत एक्टिव हो रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव हुई एक आपकी डायनेस्टी आती है, हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी में आपके जो है रूलर थे बिंबिसार। बिंबिसार आए, बोले अब हम कमान संभालेंगे, अब हम मगध को जैनीत पे ले जाएंगे। इनका जो उद्देश्य था मैट्रीमोनियल रिलेशन बनाना। अगर अगर लड़के रिश्ता बनता तो ठीक है, और नहीं रिश्ता बनता तो कोई बात नहीं, हम जो है रिश्ता ना प्यार से शादी के संबंधों से मिलके बनाएंगे, ताकि तुम भी सुकून में, हम भी सुकून में, और राज्य चलेगा बढ़िया साकार रूप से। तो मैट्रिमोनियल इन्होंने रिश्ता चलाया। इन्होंने प्रसेनजीत की बहन से भी कौशल से भी रिश्ता बनाया, और अवंती से भी रिलेशन रखा, और बढ़िया सा रिलेशन सबके साथ इन्होंने मेंटेन किया। अच्छा खासा इन्होंने एम्पायर भी एस्टैब्लिश किया। इसके बाद इनका जो बेटा हुआ ना, वो बेटा आया सब तक तहस नहस के कर दिया। ये इनको समझ लो, ये उस जमाने के अकबर हुआ करते थे। उस जमाने के अकबर जो शादी करके सबसे संबंध बना रहे थे, सबसे अच्छा संबंध बना के रखे हो, सबसे अच्छा संबंध बना के रखा हुआ था। अब आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु को समझ लो बिंबिसार का पुत्र था, और ये मान लो एकदम औरंगजेब अपने बाप को मार के ये पढ़ना था, और आया सबसे लड़ लिया। सबको इसने तहस नहस किया, अपने नानी नाना कौन सा जमाना, सब भाड़ में जाओ, हमको कोई नहीं चाहिए। ये उस तरह का आदमी था। इसने सारे लोगों को तबाह किया, सारे लोगों को A to Z मारा, और एम्पायर तो बहुत बढ़िया बना लिया, और कुछ भी कहो बढ़िया सा विकास भी किया। इसका एम्पायर जो छोटा सा था इसके पापा के टाइम पे इतना बड़ा सा हो गया। आधे भूभाग में इसने राज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इस डायनेस्टी का जो अंत हुआ, वो जो डायनेस्टी है उसका जो अंत हुआ, वो एक उदयन नाम के शासक से हुआ। उदयन जो था उसके बाद उसका कमांडर इन चीफ उसको मार के बन जाता है। बात आती है कि मगध जो है, मगध इतना पॉपुलर कैसे हो जाता है कि वो आने वाले सारे सारे जो 16 महाजनपद हैं उनको क्या कर देता है, ओवरटेक कर देता है कि भाई कि जाओ भाड़ में जाओ, हम अब विकास करेंगे। देखो इसका रीज़न था कि फर्टाइल लैंड था, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा था ना, कृषि ज़्यादा हो रही थी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, पैसा ज़्यादा यहाँ से आ रहा था। उसके बाद यार सिक्योरिटी बहुत गजब की थी। इसकी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि ये पानी से चारों तरफ से, नदियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। दैट्स वाई यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था। आपका कोई भी एम्पायर आएगा वो सबसे पहले नदियाँ ढक के आएगा। तो ऐसा नदियाँ ढक के आने वाला सिस्टम क्या था ना, इसको आपको सिक्योरिटी बहुत बढ़िया से प्रोवाइड कर रहा था आपका, इसलिए मगध बढ़ा। अब इसके बाद आपकी दूसरी डायनेस्टी आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी भी आपकी आती है, कुछ समय तक चलती है, और इसके जो मेन फाउंडर था, हमें याद रखना, शिशुनाग था। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आपका नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन के बाद एक नया रूलर आता है, अब आता है महापद्मानंद। महापद्मानंद इस्टेब्लिश करता है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के पीरियड में आपका जैनित का सबसे बड़ा वाला एम्पायर देखा गया था, सबसे ज़्यादा एम्पायर बड़ा देखा गया था एट दैट टाइम। मौर्यन एम्पायर से पहले वाला जो एम्पायर था यही सबसे बड़ा शक्तिशाली था, क्योंकि आपका एम्पायर इसमें बहुत ज़्यादा था। और रही बात महापद्मानंद, बहुत ज़्यादा देखो छोटी डायनेस्टी, मतलब कि ये छोटी कास्ट का था, इसलिए ये बहुत सारे क्षत्रियों को मार कर सिंहासन पे बैठा था महापद्मानंद। तो ये अच्छे से राज्य अपना बढ़ाया। उसके बाद इसका नागारा बेटा आया नंदा, धनानंदा, जो कि आपका नंदा का नाम पूरा गर्द में डाल दिया। इसका नाम तो बड़ा बड़ा था कि हाँ इसका विकास बहुत ज़्यादा है,
तो मगर इसका काम बिल्कुल भी नहीं था। हर समय मदिरा पान किए रहता था, दारू पी के ऐश करने में, लौंडियाबाजी करने में इसका ध्यान रहता था। हर समय लड़की नाच देखता रहता था और दारू पी के मसरूफ़ रहता था। इसका काम यही था। सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ना कोई राजा वाला काम, सब अय्यासी में लुटाए पड़ा था पूरा धन जो है। अब जो है ना, उस समय एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक राजा हो रहा था। राजा नहीं कह सकते, आक्रमणकारी ही कहेंगे ग्रीक में। मैसेडोनिया से एक जो ना सिकंदर का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। मैसेडोनिया से आपका वो चला आ रहा था अपनी इंडिया में, और पूरे जगह को जीतते चला आ रहा था। पूरे जगह को वो जीत के चला आ रहा था। और अपने कौटिल्य जो थे ना, उस समय गांधार में थे। उनको लगा कि ये साला आएगा अपने भारत को भी लूट लेगा, और ये अपना भारत का जो राजा है गांजा फूक के लीन है, इसको चलो समझाओ थोड़ा सा। गांधार में थे उस समय वो, मतलब आज वाले जो मतलब कि अफगानिस्तान वाले इलाके में वो थे। तो वो आए यहाँ पे, आए, इसको समझाए कि ये थोड़ा गांजा फूकना कम करो, ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, वो आएगा छीन के चला जाएगा सब कुछ। तो सीधी सी बात है, ये बोला भाग यहाँ से भाग। तुम हमको समझाने वाले कौन, भाग यहाँ से भाग भाग, लात मार के भगा दिया। तो कौटिल्य ने अपनी अपनी शिखा, कौटिल्य की शिखा खुल गई, जो ब्राह्मणों की शिखा जो होती है, ये चुनई जिसे बोलते हैं, तो चुनई उनकी खुल गई। चुनई खुलने के बाद उन्होंने प्रण किया कि अब मैं इसे तभी बांधूंगा जब तेरा सर कलम करवा दूंगा। तो अब इनका मेन एम था कि अब इसे, अब सिकंदर का राज्य मिले ना मिले, बट इसको तो राज्य से जरूर उठाना, क्योंकि उनके ईगो को हर्ट कर दिया था। अब उनके ईगो को हर्ट करना। अब रही बात अब सिकंदर की कंडीशन बात है। सिकंदर आया था वहाँ पे, अब आ रहा था कश्मीर में उसको पोरस मिल गया। पोरस उसको बहुत झिलाया। पूरा राज्य जीत के आया था, पूरा इलाका जीत के आया था सिकंदर, मगर पोरस एक अकेला राजा ऐसा था जो उसको झिला दिया। इतना झेलम नदी पे झिला दिया। वो बोला नदी क्रॉस करके आओ। अब पहली तो बात है, वो झिलाया खूब, उसके बाद झिलाया खूब। तो अब जो है ना, सिकंदर बोला कि अब चलते हैं नंदा डायनेस्टी में। मगर नंदा डायनेस्टी को देख के उसको लग रहा था, पहली बात तो ये हमको पोरस अकेला इतना झिलवा दिया। नंदा डायनेस्टी में तो हाथी, उस जमाने में हाथी जिसके पास थे, युद्ध वही जीतता था। टेक्नोलॉजी में उस समय मान लो हाथी प्रायोरिटी में थे, तो हाथी जिसके पास, युद्ध वही जीतता था। उस जमाने का एटम बम मान लो कि हाथी था। तो ऐसा था। तो वो सोचा कि हाथी ज़्यादा हैं, रेल दिए जाएंगे। अब उसको क्या पता, साम्राज्य अंदर से खोखला, राजा को कोई राजा तो ऐस में लीन है। राजा को कोई मतलब ही नहीं, वो आता आराम से जीत जाता। वो पोरस को सोच के वो नहीं आया, क्योंकि पोरस की शक्ति देख ले। पोरस जो ना था, अकेले पूरे सिकंदर के साम्राज्य पे भारी पड़ गया था। सिकंदर को तहस नहस कर दिया था एकदम से। भले सिकंदर जीत गया था, मगर पोरस उसे ये याद दिला दिया था कि बेटा, तुम इंडिया में आए हो, शासक तुमको अच्छा मिलने वाला है, यहाँ तुम ऐसे वैसे शासक नहीं डील करने वाले हो। तो पोरस, अब उसका मन था कि अब आए, जीते हैं इंडिया, मगर क्या था ना, उसकी सेना गवाही दे दी, नहीं हमसे ना हो पाएगा। तो सेना, और पहली बात तो इतना युद्ध करके आ रहा था कि उसकी सेना भी थक चुकी थी। और अचानक से क्या हुआ, उसकी तबीयत भी खराब हुई, तो अचानक से उसको लौटना पड़ा, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या था ना, वो बहुत झेल चुका था। अलग अलग जगह इलाके में गुजरेगा वो, तो उसकी सीधी सी बात, उसकी हेल्थ पे इशू पड़ा, और हेल्थ में इशू पड़ने के कारण उसके यहाँ से जाते समय ही मौत हो गई थी रास्ते में। तो अब आते हैं अपनी दूसरी डायनेस्टी में, नंदा के बाद वाली में, मौर्यन। अब नंदा का जो डाउनफॉल होने का सीन समझो। अब यहाँ से कौटिल्य गए। कौटिल्य को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो कि उनका जो ड्रीम है वो फुलफिल कर सके। अब कौटिल्य तो बूढ़े बाड़े हो चुके थे, कौटिल्य का इतना वो था नहीं कि वो जो है आके अकेली सेना बना के वो लड़ लेते। तो वो उनके जिगर में इतना दम नहीं था, तो उनको एक लड़का चाहिए था। वो खेल रहा था, तो तभी से उनको एक लड़का ऐसा मिल गया जो अलग किस्म का दिख रहा था, अलग किस्म का, शक्तिशाली दिमाग वाला भी था थोड़ा बहुत। तो उसे देख कर उनको लगा कि नहीं भाई, इससे ही राजा बनाना चाहिए, इससे ही अपना ड्रीम का आका बनाओ, मेरा ड्रीम यही पूरा करेगा। उसको लिया, खूब ट्रेनिंग दिया तक्षशिला के प्रोफेसर हुआ करते थे वो। तो तक्षशिला में ले जाके इसको खूब ट्रेनिंग दी उसको, खूब पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छे से सारी चीज़ को ज्ञान दिया उसको। सेना कैसे चलाई जाती है, हर एक चीज़ का, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, हर एक चीज़ को उसको इतना स्ट्रगल में डुबो दिया कि उसे राजा बनने वाली सारी कैपेबिलिटी सिखा डाली। पहले तो उनका एम था कि अगर कोई बात नहीं, ये धनानंदा उसका कुछ नहीं करता है सिकंदर का, तो क्यों ना हम सिकंदर से ही जाके मिल जाएं। तो सिकंदर से ही मिलने के चक्कर में क्या हुआ, सिकंदर रास्ते में ही टपक गया, सिकंदर रास्ते में ही चल बसा। और पोरस को तो राज्य देकर चला ही गया था वो, सीधी सी बात है। पोरस भी रो रहा था, कोई बात नहीं सिकंदर आप चले गए, हमको कोई बात नहीं, हमारा राज्य तो हमको दे ही दिया। तो क्या हुआ कि ये जो है
आपको उसको ट्रेन कर रहे थे। आगे चल के यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य का रूप लेता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आगे चल के वो बनने वाला था, और आगे चल के वो ऐसा युद्ध हराया धनानंदा को कि धनानंद की इतिहास पूरी चौपट हो गई। धनानंदा की पूरी इतिहास चौपट हो गई, मौर्य डायनेस्टी का रूल स्थापित कर दिया, और चंद्रगुप्ता एक ऐसा रूलर बना जिसने पूरे ओवरऑल कंट्री में, ओवरऑल भारत में पूरा अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। मॉडर्न एम्पायर इज द बिगेस्ट एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री। मुगलों को टक्कर देने वाला था मौर्यन एम्पायर। और इसी के टाइम पे जो थर्ड किंग आता है अशोका, अशोका सबसे ज़्यादा आपका जैनित पे ले जाने वाला था इसको, क्योंकि बौद्ध धर्म को वो बढ़ाने वाला था। और वो तो चंद्रगुप्त मौर्य तो लास्ट में जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, वो मर गया था जैन धर्म एक्सेप्ट करके। तो यही था, जैन धर्म को एक्सेप्ट करके मर गया था। तो अशोका आया। अशोका पहले देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार आया था। बिंदुसार के बाद आपका अशोक आया था तीसरे नंबर पे। अशोक तीसरे नंबर पे आया था, और मगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसमें अशोक हुआ था, क्योंकि अशोक जो है पूरे कंट्री में आपका ओवरऑल वर्चस्व बढ़ाया। अपने सारे भाइयों को पहले तो ये मारा था। देखो, पहली बात तो ये समझो कि उस जमाने में मर्डर आम बात हुआ करते थे। राजा को शक्तिशाली बनना है तो मारना तो पड़ेगा। अगर तुम चूड़ी पहन के सिंहासन चाहिए होता है तुमको, तो कतौ नहीं मिलने वाला। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ोगे तो राजा बनोगे। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो है जाके दूसरे को पैर में झुक जाओ। नो, पापा से भीख मांगो कि पापा हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पापा ऐसा नहीं देने वाले। पापा को जेल में डाल के मारना पड़ेगा। उस जमाने में ऐसा रूल चलता था। उस जमाने में प्यार की भाषा लोग नहीं समझते थे। प्यार से सिंहासन देने में तुमको ना तुच्छ समझते थे कि तुम जाके डुबा दोगे। तो उन्हें अपनी पावर दिखानी पड़ती थी। और पावर कैसी कि हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि तुमको मार डालेंगे, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ, हम राजा के लिए कैपेबल हैं। तो उस जमाने में ये सब चलता था। तो उसने भी ऐसा किया, मारा, सारे भाइयों को मारा, अपने मारा, सिंहासन पर बैठा। उसके बाद उसने युद्ध लड़ा कलिंग का युद्ध लड़ा उसने, और पूरे कलिंग को चौपट कर दिया। इतने लोगों को मार डाला कि कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक बैठा, लाशों की गिनती अशोक करने बैठा, तो इतना उसका रोमा कांप गया, इतना दिल कांप गया। उसने देखा इतने सारे लोग मारे गए, मेरी एक लालसा के चक्कर में, एक छोटी सी लालसा के चक्कर में इतने सारे लोग मारे गए। उसका दिल इतना चेंज हो गया कि उसने तब से तलवार डाल दी मयान में, कि अब ये तलवार कभी नहीं उठेगी। डाल दिया, भाड़ में गया। आप सारे युद्ध, भाड़ में गया मेरा सिंहासन। मेरा ड्रीम फुलफिल हो चाहे ना हो, मगर मैं अब तो मर्डर कभी नहीं करने वाला किसी का भी। और उसने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, और बौद्ध धर्म को जैनित पे ले जाने वाला वो था। अपने सिंहासन को ले गया कि नहीं ले गया, मगर हाँ ये है कि बौद्ध धर्म को जैनित पे ले गया। वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, उसको बढ़ाया। और बौद्ध धर्म में कहा गया था कि आप जो है इंसान को प्रमोट करिए, कोई भी जीव हत्या आप मत करिए किसी भी तरह की। बौद्ध और जैन धर्म यही था कि सब लोगों को समान रूप से दर्जा दीजिए, अपने आप को समझिए, अपने दूसरे को भी समझिए, सबकी इज्जत करिए। इंसानियत वाला धर्म की शिक्षा देता था बौद्ध धर्म। तो अशोक ने फैला, बट अब तो पता है ही, जब भी कोई इंसानियत पे राह पे चलेगा, मार काट से बचेगा, सीधी सी बात है, वहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वो ज़माने में, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले वाले ज़माने में जब था, मर्डर आम बात हुआ करती थी। मर्डर करोगे तभी सिंहासन पे बैठोगे। तो ऐसा ही हुआ, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया मौर्यन का। जैसे ही अशोक की ये फिलॉसफी आई, मौर्यन का ऐसे ऐसे डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मौर्यन एम्पायर भी जाया, मौर्यन एम्पायर गया। और अब मौर्यन के बाद आया ब्राह्मण डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा आया, और पुष्यमित्र शुंगा ने इस्टेब्लिश किया एम्पायर, जो कि ब्राह्मण था। उसने आया, सारे जैनों के मंदिर तोड़े। पहले से मंदिरों तोड़े उसने, मंदिर तोड़े, सब लोगों के बोला साले तुम लोगों ने बहुत सताया है ब्राह्मणों को, अब ब्राह्मणों की बारी है। तो पुष्यमित्र शुंगा ने बहुत ज़्यादा किया। और ये है कि जितने भी ऋषि मुनि थे सबको तवज्जो भी दी, क्योंकि ब्राह्मण का समय है। तो तुम समझो, ब्राह्मण का समय है तो ब्राह्मण सीधी सी बात चाहेगा कि दूसरे ब्राह्मण का विकास हो। तो आधे से ज़्यादा लोग सेफली महसूस कर रहे थे, ब्राह्मण लोग, कि अब अपनी हित की सरकार आई है, अब अपनी हित की सरकार आई है, अपना हित मानेगी, हमारे लोग का हित मानेगी, हमको सुख देगी। मगर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। ज़्यादा दिन, फिर शाकाश आए, कुशानाज आए, बाहर से आए ये लोग। फिर उसके बाद ये इंडिया की आन बान सामने मिल गए। सब बाहर से आ रहे थे ये सब। अब यहाँ तक ये सब प्रोमिनेंट रीजनल किंगडम विकसित हो रही थी धीरे धीरे। अब आते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले में, वो थी गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर इसके बाद वाली।
गुप्ता एम्पायर सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुई क्योंकि यहाँ पे आपके चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने आपका इस्टेब्लिश किया। चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने आपका इस्टेब्लिश किया और यहाँ से आपका ट्रेड, कॉमर्स, एक्टिविटी सब की सब अच्छी होती गई। न्याय व्यवस्था आपकी अच्छी खासी, हाँ, मौर्य की व्यवस्था में न्याय बहुत अच्छा दिया जाता था। ट्रेड, कॉमर्स बहुत अच्छा था। ऑल ओवर द इंडिया के मैप पे मौर्यन का साम्राज्य था। मौर्यन का साम्राज्य साबित हो चुका था। ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़िया था। महिलाओं की कंडीशन भी ठीक ठाक थी। ओवरऑल कंडीशन की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी। ऐसे ही सिमिलर किंगडम अब आ गई ये। इसमें आपके सारे के सारे किंग बहुत अच्छे हुए थे। उसके बाद चंद्रगुप्ता भी आया, उसके इसी में चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता टू आया, स्कंदगुप्त आया, इसी में आपका समुद्रगुप्त आया। अब बात होती है कि ये तो फ्लरिश किए थे, इनका हम सबको उल्लेख कहाँ से मिलता है? चाहे मौर्यन एम्पायर होगा, चाहे गुप्ता एम्पायर होगा, हमको पता कैसे चलता है कि ये सब एग्जिस्ट करते थे? देखो, इंस्क्रिप्शन जो ये पत्थर में लेख मिलते हैं ना, पत्थर में लेख मिलता है, पत्थर में लिखा होता है, अभिलेख जिसे कहते हैं। तो ये सब सिंबल्स लिखे जाते हैं ना, तो उनसे हम समझ पाते हैं कि हाँ, उस समय ऐसा था। और उस जमाने में जो थे ना, राजा अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए मंदिर भी बनवाया करते थे। तो आजकल जितने भी मंदिर आप एंशियंट टाइप के देखते हो, तो उससे आपका जिक्र होता है कि ये मंदिर उन्होंने बनवा रखा था। कुछ मंदिर तोड़वाए भी गए थे मेडिवल में, मगर क्या कि जो सेव कर लिए गए थे, बचा लिए गए थे, उनसे उस राजा का प्रचार होता था। राजा जानता था कि हमारे को लॉन्ग टाइम में याद रखने के लिए इतिहासकार होने चाहिए, पहले अच्छे से इतिहासकार होने चाहिए, इंस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और थोड़े से अपने सोसाइटी के लिए अपने कुछ कर दो, चाहे मंदिर बनवा दो, चाहे कुछ भी कर दो, कुछ धार्मिक थोड़े से धर्म वाले काम करो। जैसे अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अब यही जो ब्राह्मण धर्म, जो हिंदुज़म से प्यार करते थे, वो मंदिर बनवा देते थे। तो उस जमाने में ये सब चलता रहता था अपना प्रचार करने के लिए सब मर्डर करने के साथ साथ वो लोग ये भी करते थे। उनका पार्ट टाइम इनकम ये भी था। तो इस तरह से ये अपना नाम करवाने के लिए ये भी सब करते थे। तो हमें समुद्रगुप्त का जो उल्लेख, हमें गुप्ता डायनेस्टी का जो उल्लेख मिलता है, हमें प्रयागराज के प्रशस्ति से भी मिलता है। तो सब जगह से हमें उल्लेख ओवरऑल मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें केवल एक ही जगह से प्रॉपर मिलता है। ऑल ओवर द इंडिया से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं और बुक्स भी प्राप्त होती है। जैसे आपकी बात करें, कालिदास थे, कालिदास थे, तो अभिज्ञान शकुंतलम ये सब लिखते थे। वो सब कालिदास की बुक्स हो गई। जितने भी सोसाइटी में बुक्स लिखी जाती थी उस ज़माने में, तो देखो, बुक्स हो गई और जितनी भी चीज़ें हो गई उस ज़माने के हिसाब से लिखी जाती है कि उस ज़माने का समाज कैसा है। तो उस ज़माने के समाज को हमने समझना है, तो उस ज़माने की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तो इस समय उस ज़माने के अंदाज हो पाएगा कि उस ज़माना कैसा था। तो ये सब सोर्स हमारे को जानने के लिए मशहूर होते हैं, और ख़ासकर हमें सिक्के भी मिलते हैं, तो हम उससे तजुर्बा लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसा भी था। सोने के सिक्के भी मिले हैं गुप्ता पीरियड के, दैट्स वाई हम इन्हें गोल्डन पीरियड बोलते हैं। हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा था, हमारा ट्रेड, स्पाइसेस के ट्रेड बहुत अच्छे थे, मसाले हम लोग बेचा करते थे, दैट्स वाई हमारा ये था। इसके बाद गुप्ता के बाद जो है अपना आता है हर्ष का पीरियड। एक अच्छा सा हर्ष का पीरियड रहता है। इसके बाद डाउनफॉल ही रहता है। साउथ वाले में चोला रहते हैं, चेरा रहते हैं, पांड्या रहते हैं, बाकी इसके बाद डाउनफॉल ही रहता है। और यहीं से एंशियंट हिस्ट्री की समाप्ति होकर हम ट्रांजिशन करते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो आज का बस यहीं तक सिनेरियो रहता है। हर्षवर्धन के काल में हमने ये देखा था कि उसके भाई को मारा गया था, उसके जीजा को मारा गया था, तो उसने कमान संभाली थी। हालांकि ये कन्नौज की डायनेस्टी थी, मगर ओवरऑल उत्तर भारत के कुछ इलाकों में इसका वर्चस्व रहा था। और हर्षा का भी काफ़ी नाम रहा है। और अपने हेनशांग जो थे, हेनशांग अपना इसी के टाइम में आया था। तो ये सब हो गए। तो ये सब थी अपनी एंशियंट हिस्ट्री की बात। एंशियंट हिस्ट्री में आपका हिंदुज़म का रोल काफ़ी रहा है, और हिंदुज़म को प्रायोरिटी भी काफ़ी दी जाती है। मगर हमको इसको किसी धर्म को बेसिस पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि धर्म ऑलरेडी हर टाइम में धर्म जैनित पे था। चाहे अगर एंशियंट ले लें, मेडिवल ले लें, मुस्लिम था। और वहाँ अंग्रेज़ों के बाद में क्रिश्चियनिटी आपको फैली है इंडिया में। क्रिश्चियनिटी ना दबाव से नहीं फैली है, प्यार से फैली है। उन्होंने अपने कल्चर हमको ऐसा सिखा दिया ना कि हम आज उनकी कल्चर में जी रहे हैं, तब भी हम अनुभव नहीं करते कि हम उनकी कल्चर को सीख रहे हैं। ऑलरेडी जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो किनकी देन है? ऑलरेडी अंग्रेजों की ही देन है। उन्होंने अपना कल्चर इस तरह से, अपनी जैकेट वैकेट जिस तरह से हमने पहनावा ओढ़ावा पहना, ये किसका है? अंग्रेजों का। ये तो उन्होंने प्यार से। और हिंदुज़म और जो थोड़ा सा वो हो जाता है ना, हिंदुज़म और मुस्लिम धर्म, ये थोड़ा सा कट्टरता से अपना धर्म फैलाते हैं कि भाई तुम मेरा धर्म है तो मेरे धर्म को मानोगे कैसे करके नहीं। और मगर क्रिश्चियनिटी ना अलग सी है। उनके यहाँ में दारू भी चलती है, उनके यहाँ दारू भी प्यार से पिलाते हैं। हाँ, उनके यहाँ धर्म को ना पैसन बना के रखा हुआ है।
फैशन बना के रखा हुआ, उनके धर्म को मॉडर्नाइज कर रखा है, वेस्टर्नाइज कर रखा है कि भाई ये आप शर्ट पैंट पहनो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, आपका प्रचार। तो वो अपने कपड़ों से इस्लाम वो ये नहीं कहते कि जो है हमारा धर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारा धर्म ये, वो एक तरह से सॉफ्ट पॉइजन के रूप में अपना धर्म फैला रहे हैं। और हम जो है ना अपना सिंबल टीका, हमारे धर्म को गलत बोला जाता है, उनके धर्म को सही, ऑटोमेटिक हम उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, प्यारी से उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ऐसे फोकस करना चाहिए, हमें लड़ना विवाद नहीं चाहिए, अपने धर्म की रियलिटी बतानी चाहिए तो प्यार से बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो का सीन था और एंशियंट हिस्ट्री यहीं पे समाप्त होती है। अब बात करते हैं मेडिवल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।